दोस्तों कुछ लोग लूजर होते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं और फिर कुछ वो होते हैं जो वीडियो गेम में चीटिंग करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि उनमें सबसे वाहियात कौन है? ऐसे धोखेबाज जो अच्छा होने का नाटक करते हुए अपने गेम को स्ट्रीम करते हैं ताकि अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाकर उनका सपोर्ट हासिल कर सके। लेकिन भाई, ये स्टूपिड लोग धोखाधड़ी करने में सक्षम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी से लेकर गिटार हीरो तक और यहाँ तक कि ऑनलाइन शतरंज तक समय आ गया है उन गेमर्स को जानने का जिन पर आरोप लगाया गया, जिनको पकड़ा गया और जिन्होंने धोखा देने की बात कबूल की। क्विड। दोस्तों, क्योंकि एपिक गेम्स की बैटल रॉयल सागा फोर्टनाइट 2017 में रिलीज हुई थी, इसने क्विड सहित कई बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित किया था। 2019 में महज 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने फोर्टनाइट के वर्ल्ड कप सोलो टूर्नामेंट में अपना पहला इनाम जीता और जल्द ही ये इस कम्युनिटी में एक बड़ा नाम बन गया। उसने उसी साल कई दूसरे कंपटीशन और खिताब भी जीते, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। मई 2020 में क्विड एक दूसरे टूर्नामेंट में स्ट्रीम कर रहा था जब अचानक ये हुआ। What? Who logged in? Who logged into my account? Wait, what? I just got logged out of my account! Hold on. I think नहीं, उसके भाई ने कुछ नहीं किया था। क्विड को टूर्नामेंट से निकाल दिया गया था और फोर्टनाइट से हटा दिया गया था। उसने तुरंत इसके लिए अपील की, लेकिन एपिक गेम्स रेडियो ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 दिन बाद सर्पेंट नाम के एक स्ट्रीमर ने ट्विटर पर एक गुप्त जानकारी शेयर की जिसे सभी देखकर चौंक गए थे। वो चीट सॉफ्टवेयर के एक डेवलपर के साथ बात कर रहा था जिसने दावा किया था कि 2019 सोलो कप में एक प्लेयर ने बिना पता लगे उनके हैक का इस्तेमाल किया था जिसमें क्विड भी था। फिर उन्होंने सर्पेंट को एम असिस्ट सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी सारी एप्लीकेशंस की एक लिस्ट दी। जो लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, एम असिस्ट एक ऐसा फीचर है जो कि क्रॉस हेयर को ऑटोमेटिकली दुश्मनों की तरफ गाइड करके दूसरे प्लेयर्स को टारगेट करना आसान बनाता है। ये उन प्लेयर्स के लिए एक्टिव किया जाता है जो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करके उन्हें उसी लेवल की एक्यूरेसी देते हैं जैसे कि माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करने वाले प्लेयर। लेकिन सरपंच के खुलासे का सबसे खतरनाक हिस्सा क्विड की मई 2020 की स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट था जिससे पता चलता है कि उसके पास ये सारे एप्लीकेशन मौजूद थे और वो उसके डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, क्विड पहले से एक माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर अपने टारगेट को इम्प्रूव करने के लिए इस फीचर का फायदा उठा रहा था। क्विड ने जवाब दिया और कबूल किया कि उसने 2019 में धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी और उसके कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट करने के बावजूद भी ये उसमें मौजूद था। उसकी कहानी की कमजोरी यह है कि उसके डेस्कटॉप पर डाउनलोड किए गए चीट एप्लीकेशन की तारीख अप्रैल 2020 की है, उसके टूर्नामेंट से 1 महीने पहले की, 2019 में नहीं जैसा कि उसने दावा किया था। क्विड ने कभी भी ठीक से इस बात का जवाब नहीं दिया और गेम खेलने के लिए अलग अलग अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए बार बार ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद उसने इस कम्युनिटी को छोड़ दिया। मैं भाई ये लैंग्वेज तो नहीं जानता, लेकिन क्या आप इसे रेज क्विट कहेंगे? दुनिया का सबसे महान एडमिन। दोस्तों, जिस किसी ने भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेला है उसे शायद पता होगा कि गेम एडमिन क्या होता है। ये वो यूजर्स हैं जिनके पास एक एवरेज प्लेयर की तुलना में ज्यादा पावर और जिम्मेदारियां होती हैं, जिसका इस्तेमाल वो सर्वर पर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करते हैं और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले प्लेयर्स को बैन कर देते हैं। लेकिन कोई भी रस्ट के एडमिन केमोमो के बराबर नहीं है। केमोमो अक्सर इस मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम में गेम को हैक करने वाले चीटर्स पर नजर रखता है, जिसे वो उनकी अकाउंट हिस्ट्री को चेक करके साबित करता है। लेकिन उन्हें तुरंत बैन करने के बजाय वो पहले उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना पसंद करता है, जैसा कि इस मामले में जिसने उसे रिसोर्सेज को हैक करते हुए पकड़ा। We have ourselves a Stinky. Now, I'm going to give this guy a command so that whenever he farms anything, a bear will spawn with landmines planted on the bear's face. केमोमो फिर उस धोखेबाज को उसके जाल में फंसा देता है जिसे उसने धोखेबाजी से बनाया था और उसे ज्यादा रिसोर्सेज के लिए गेम को फॉर्म करने के लिए मजबूर करते हुए उसे तबाह कर देता है। So I just deleted his entities. और आखिर में लैंडमाइन बेयर को बुलाया जाता है। Uh-oh. Uh-oh. Oh no. What you get for cheating in Rust, buddy? वाह, क्या शानदार आदमी है, बधाई हो केमोमो। इसलिए अगर आपने कभी रस्ट में चीटिंग करने के बारे में सोचा है तो मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में फिर से सोचना चाहूंगा जब तक कि आप इस शानदार एडमिन द्वारा ह्यूमिलेट नहीं होना चाहते। बेसिकली रिटायर्ड। एक छोटा सा स्ट्रीमर होना और बड़ी लीग में शामिल होने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तब भी और भी मुश्किल हो जाता है जब आप बोरिंग होते हैं, जैसा कि वाजुन स्ट्रीमर बेसिकली रिटायर्ड था। Ellie, why are you trying to be a girl? What?
फेसबुक पर स्ट्रीमिंग करते हुए इस गेमर ने दूसरे प्लेयर्स का भद्दा मजाक उड़ाया और कुछ देखने वालों के सामने उन्हें बहुत चढ़ाया, लेकिन उसने अच्छा खेला और कई छोटे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। लेकिन जब मार्च 2022 में बेसिकली रिटायर्ड ने $1000 के वॉरजोन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो दर्शकों ने उसके गेम प्ले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। दूसरे कॉम्पिटिटर्स के फुटेज भी अचानक सामने आई जो बेसिकली रिटायर्ड को उसके द्वारा बनाए गए एक नए अकाउंट से देख रहे थे जिसे शैडो बैन कहा गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दुश्मनों के ठिकाने को जानता था और अपने एम के साथ टारगेट को जल्दी से पकड़ने की अजीब ताकत रखता था। जब लोगों ने उसकी पिछली कुछ स्ट्रीम्स पर करीब से नजर डाली तो उन्होंने देखा कि उसने अपने डेस्कटॉप पर सेटअप को कुछ देर के लिए दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर दिया था और उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसका उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो चीट इंजन है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है इसका इस्तेमाल ज्यादातर कंप्यूटर गेम में धोखा देने के लिए किया जाता है। अक्सर एंटी चीट टेक्नोलॉजी से बचकर ये मान लेना बहुत दूर की बात नहीं है कि बेसिकली रिटायर्ड चीट इंजन का इस्तेमाल वॉरजोन के एंटी चीट सॉफ्टवेयर को किसी भी एम्बोट और ESP हैक की पहचान करने से रोकने के लिए कर रहा था, जिसे शायद वो यूज कर रहा था। चाहे जो भी हो, ये अच्छी बात नहीं है। तब से ये छोटी मछली टूर्नामेंट के कई हफ्तों पहले से अपने ज्यादातर वीडियो को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ गड़बड़ी कोई बात नहीं लगती भाई। ये कहने के बाद उस आदमी को अपना नाम बेसिकली रिटायर्ड से बदलकर बेसिकली कांट प्लेयर वॉरजोन रखने के बारे में सोचना चाहिए। शमुई दोस्तों, गिटार हीरो एक मशहूर म्यूजिक रिदम गेम है जिसमें प्लेयर स्क्रीन पर बीट्स के साथ समय पर फिंगरबोर्ड पर बटन हिट करने के लिए गिटार के शेप के कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। 2005 में रिलीज होने के बाद से इस गेम ने कई सुपर टैलेंटेड फैंस को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिनमें से कुछ इसे अपने टैलेंट की अजीब और नई ऊंचाइयों पर ले गए। सबसे मुश्किल लेवल पर वो गाने को ओरिजिनल स्पीड से 2 या 3 गुना ज्यादा तेज चला सकते हैं। जी हाँ, इस फुटेज को फास्ट नहीं किया गया है। कार्निजार्ड रियल टाइम में ऐसा कर रहा है। वाह, कितना शानदार है, लेकिन शमुई जितना शानदार कोई नहीं था। शमुई को दुनिया का बेस्ट गिटार हीरो प्लेयर माना जाता था और उसने सबसे ज्यादा स्पीड में कुछ सबसे मुश्किल गाने बजाने के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। फिर दिसंबर 2021 में उसने कुछ ऐसा अपलोड किया जिसे देखकर सब दंग रह गए। उसने बिना एक भी नोट को चुके 9 पैटर्न ऑफ इटर्नल पेन गाने को बजाया। एक ऐसा कारनामा जिसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। आप शायद देख सकते हैं क्यों। सबसे पहले गेम कम्युनिटी ने शमुई की एक और कामयाबी का जश्न मनाया, लेकिन फिर किसी ने देखा कि स्पीड के बावजूद शमुई की उंगलियों के कुछ पैटर्न गलत थे। ये हो ही नहीं सकता था कि उसने अपने हाथों को जिस तरह से रखा था वो सही बटन दबा सकता था। इतना नहीं बल्कि अपलोड के ठीक आखिर में स्क्रीन के नीचे एक विंडोज मीडिया प्लेयर ओवरले दिखाई दे रहा था। तो ये एक एक्चुअल वीडियो की लाइव रिकॉर्डिंग के बजाय शायद हेर फेर किए गए फुटेज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। हैरान होकर कम्युनिटी ने स्थिति को ज्यादा बारीकी से जांच की और कई गलतियों को नोटिस करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि शमुई ने गाने के स्लो वर्जन पर पूरी तरह से स्कोर करते हुए उसके वीडियो को अलग कर दिया था, जिसे उसने एक चीट इंजन के जरिए एक्सेस किया था, फिर बाद में एडिट करके फुटेज को फास्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वीडियो नकली था। कम्युनिटी ने शमुई से पूछताछ की और शुरू में उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जब और लोग भी उसके दूसरे वीडियो में पाई गई प्रॉब्लम्स को लेकर आगे आए तो वो उखड़ने लगा और मान लिया कि उनमें से 4 नकली थे। लेकिन कम्युनिटी के लोग ये नहीं रुके। उन्होंने शमुई के हर एक वीडियो को देखना शुरू किया और उसकी तुलना उनके अपने गेम से की। ज्यादा मामलों में शमुई के गेम कैंपर करने पर इतने स्लो ही चल रहे थे, जबकि उसने फिर से फुटेज को फास्ट किया तो ये तेज गानों जैसे तेज नहीं था, जिसकी वजह से ये मामूली अंतर था। आगे की जांच के बाद कम्युनिटी ने देखा कि उसके लगभग सभी वीडियो इसी तरह से नकली थे। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा वीडियो, जिसमें कई वर्ल्ड टाइटल भी शामिल थे। 14 जनवरी 2021 को शमुई ने अपने चैनल से सभी वीडियो हटा दी और एक माफीनामा पोस्ट किया, ये मानते हुए कि उसने अपने ज्यादातर अपलोड में धोखा दिया था। Yes, most of the stuff I did was unauthentic. And I'm at fault for being a fraud. उसने खुले तौर पर उन लोगों को सारा पैसा वापस करने का फैसला किया जिन्होंने उसकी मदद की थी, जिसके जरिए उसने हजारों डॉलर कमाए थे। लेकिन जहां तक बात माफी की है, शमुई की माफी सच्ची और ग्रेसफुल लगी और कम्युनिटी ने इस पूरी सच्चाई पर बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया। देख रहे हो फेस जारविस, शायद तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। भाई अगर आपको ये जोक समझ में नहीं आया तो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। XXIF और रोनाल्डो दोस्तों, किसी अनजाने प्लेयर द्वारा ऑनलाइन धोखा देने का अंजाम आमतौर पर सिर्फ बायकॉट होता है, लेकिन बड़ी लीग में धोखा देते हुए पकड़े जाने के और भी नतीजे हो सकते हैं, जैसा कि फोर्टनाइट के प्लेयर XXIF और रोनाल्डो को 2019 में पता चला। XXIF और रोनाल्डो सहित कई दूसरे बड़े प्लेयर्स का वीडियो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ओपन मैच के बाद ऑनलाइन बहुत ही अजीब प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया, जिसमें
XXIF दूसरे नंबर पर रहा और उसने $4000 का प्राइज जीता। कम से कम 3 सेमी प्रो प्लेयर्स ने XXIF की शूटिंग रेंज के करीब उतरने का फैसला किया। उन्होंने उस पर हमला करने के लिए एकदम साफ दिखाई देने वाली बंदूक को पकड़ने के बजाय दूसरे कामों में खुद को बिजी कर लिया और XXIF द्वारा उन सभी को जल्दी से बाहर कर दिया गया। इससे मेरे दोस्त फीडिंग के रूप में जाना जाता है, जहां विरोधी एक दूसरे के साथ साठ-गांठ करके उनमें से एक को ज्यादा लोगों को बाहर करने के लिए पॉइंट्स देते हैं। इस वीडियो की जांच के बाद एपिक गेम्स ने फैसला किया कि XXIF और उसका साथ ही पूरी तरह से इस मिलीभगत के लिए जिम्मेदार थे। कई खेलों में उनकी मिलीभगत के कारण रोनाल्डो सहित सभी प्लेयर्स को टूर्नामेंट से 14 दिन के लिए बैन कर दिया गया और उन्होंने प्राइज जीतने का अपना अधिकार भी खो दिया। हैरानी की बात यह है कि बाद में उस सीजन में उन 2 धोखेबाज खिलाड़ियों ने ड्यू क्वालिफायर में अपनी जगह बना ली और तीसरे नंबर पर आकर $6500 की प्राइज मनी हासिल की। कई हाई रैंकिंग खिलाड़ियों ने कहा कि उनकी ज्यादा कड़ी होनी चाहिए थी और वो $30 मिलियन के प्राइज पूल टूर्नामेंट में जगह पाने के लायक नहीं थे। लेकिन एपिक गेम्स ने अपने फैसले को नहीं बदला, जो एक अच्छी बात साबित हुई। कि आखिरकार जब वो फाइनल में लाइव बड़े पर्दे पर दिखाई दिए तो हजारों नाराज फोर्टनाइट फैंस के सामने उन्हें ये सुनने को मिला कि कम्युनिटी उनके बारे में कैसा महसूस करती है। Oh, and Ziff is out of here. यार इससे अच्छा और क्या हुआ कि स्टेडियम भर के लोग आपकी हार पर तालियां बजा रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गड़बड़ की है। निखिल कामत। दोस्तों, खेल में धोखा देना बुरी बात होती है, लेकिन एक चैरिटी गेम में धोखा देना और भी बुरी बात है यार। पर जब आप सच में अरबपति होते हैं तो एक चैरिटी गेम में धोखा देना समझ से परे होता है। और भाई 2021 में निखिल कामत इतना ही नीचे गिरा था। वो चेकमेट कोविड के सेलिब्रिटी एडिशन का एक हिस्सा था, एक चैरिटी ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जिसमें 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके विशी आनंद शामिल थे। लाइव स्ट्रीम के दौरान विशी चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए 5 खिलाड़ियों के खिलाफ एक साथ मैच खेल रहे थे और उनमें से एक निखिल था, जो खुद को एक चेस चैंपियन मानता था। लेकिन निखिल ने शुरुआत में ही एक शर्मनाक गलती की। Oh, this is what happened. Samay, knight f3, e5. So it was on move 1. On move 1 is when it all went down. And knight e5, and this is not a gambit. This is, do not try this at home. लेकिन वो आखिरी गलती थी जो निखिल ने की थी। 10 मिनट से भी कम समय में निखिल ने चीजों को बदलने की कोशिश की और एक चैंपियन की तरह खेलने लगा। These guys are playing so well. Even like Nikhil, Sajid is playing fantastic chess. कुछ चालें चलने के बाद दर्शक तब हैरान रह गए जब निखिल ने विशी को विथड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दिया। Wow, and Vishy, what a gentleman! Did you see what he did? He would have flagged Nikhil in this position. Vishy OP in the chat. लेकिन जब निखिल अपने आप में मस्त लग रहा था, विशी शांत लग रहे थे। सभी मैचों खत्म करने और खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने डिप्लोमेटिकली ये कहा, Hang on guys, today was not the chess of people who just know how the pieces move. इसे देखकर शतरंज के फैंस ने सोचना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा आदमी जिसने पहली चाल इतनी बुरी चली हो, वो एक असली चैंपियन का मजाक उड़ाने की कोशिश कैसे कर सकता है। आरोपों की झड़ी लग गई और निखिल ने अगले दिन ट्विटर पर स्वीकार किया कि उसने अपनी चाल को तैयार करने में मदद करने के लिए चेस इंजन का इस्तेमाल करके मैच के दौरान धोखा दिया था। उसने आधे अधूरे मन से कबूल किया और धोखे के लिए माफी मांगी, ये कहते हुए कि चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए सिर्फ एक मजेदार खेल था। तब विशी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और इस कमजोर बहाने को ट्वीट करते हुए कहा, यह नैतिकता बनाए रखने का एक मजेदार अनुभव था। मैंने बस बोर्ड पर अपनी भूमिका निभाई और सभी से यही उम्मीद की। वाह, क्या करारा जवाब दिया। निखिल ने बाद में ईमानदारी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म chess.com ने उसके अकाउंट को बैन कर दिया। चेकमेट। एडन। दोस्तों, अगर आप भी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलते हैं तो आप शायद एडन को जानते होंगे। यह आदमी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्रोफेशनल वॉरजोन प्लेयर्स में से एक है और ट्विच पर उसके 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो वाकई बहुत अच्छा खेलता है। मेरा मतलब है बहुत ही अच्छा। ऐसे में कई लोगों ने उस पर चीट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लॉबी में इंतजार करने से बचने के लिए नए प्रोफाइल बनाकर नियमों को तोड़ने के लिए एडन को फोर्टनाइट से बैन कर दिया गया था, जिसे स्मर्फिंग के रूप में जाना जाता है, जिसे एपिक गेम्स पसंद नहीं करता है। इसके बावजूद वो बार बार हैकिंग के आरोपों का मजाक उड़ाता है और आरोप लगाने वालों को नाराज करने के लिए खुद को हैकर बताता है। लेकिन उसके गेम प्ले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो देखने में संदिग्ध लगते हैं, जैसे यहाँ हर खिलाड़ी की पोजीशन उसके मरने और जांच करने के बाद अचानक उसके नक्शे पर आ गई। Holy wow. Wait, I just had a bug where I could see everyone on the map.
ये एक झूठे बहाने की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इससे साबित होता है कि वो एक हैकर था, पर यह सच में एक गड़बड़ी साबित हुई जिसका कई लोगों को सामना करना पड़ा था। तो ये सब पूरी तरह से समझ में आ रहा था, लेकिन फिर 16 मार्च 2021 को उसने ट्विटर पर पोस्ट किया कि उसे वॉरजोन मिड टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया है। ये उसी समय हुआ जब एक नई रिपोर्ट में कहा गया था कि वॉरजोन ने अभी अभी एक एंटी चीट अपडेट जारी किया था, जिसकी वजह से हजारों अकाउंट बैन हो गए थे। क्या एडन सच में इसमें हैकिंग कर रहा था और फिर पकड़ा गया? खैर, जब कुछ दिनों बाद उसने बैन को एड्रेस करते हुए एक वीडियो जारी किया तो फिर ये हुआ। I just don't really know what to do right now with myself, and I feel like I let everyone down, and I don't really know how I can make it up to you guys. I think I'm just gonna take some time away from YouTube and streaming and just try to focus on myself. And I want to tell you guys, man. Imagine I was hacking. You guys were some of you were so happy. Oh, I know. They were like, I knew it. I'm just messing with you guys, man. I would never cheat. I would never cheat, baby. Come on, bro. ये सब एक सेटअप था अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने और एक नई ई स्पोर्ट्स एजेंसी में शामिल होने के बारे में एक बड़ी घोषणा करने के लिए उसने खुद के बैन होने का नाटक किया था। यार, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये एक बेहतरीन नाटक था, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे उससे नफरत करने वालों को और भी गुस्सा आया होगा। नताशा। दोस्तों, वॉरजोन में धोखा देना पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। नताशा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी और स्ट्रीमर हैं, वॉरजोन जीतने वाले टॉप 0.1% खिलाड़ियों में शामिल हैं। वॉरजोन स्ट्रीमिंग में स्वैप करने से पहले वो एक चैलेंजिंग CS:GO प्लेयर हुआ करती थी। अपनी सारी कामयाबियों के बावजूद जो साबित करता है कि वो इतनी अच्छी क्यों है, उस पर अक्सर धोखा देने का आरोप लगाया जाता रहा है और उससे इस तरह के कुछ फुटेज देखकर ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों है। जी हाँ, 180 डिग्री मुड़ना और अपने टारगेट को बिना किसी लक्ष्य के सीधे लॉक करना थोड़ा मुश्किल लगता है, और जहाँ उसका निशाना एक टारगेट से दूसरे पर अचानक बेहद एक्यूरेसी के साथ आ जाता है, ये एक नेचुरल गेम जैसा तो नहीं लगता। शायद उसकी होशियारी, सुपर सेंसिटिव कंट्रोल और शानदार नजर ने ही उसको इतना अच्छा बना दिया है, या ये कैमबोट का काम हो सकता है। भाई, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। कैवरा गेम्स। दोस्तों, जून 2019 में ब्राजील के एक गेमर और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमर, जिसे कैवरा गेम्स के नाम से जाना जाता है, उसने 1999 के डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड गेम यूजीओ फोरबिडन मेमोरीज का एक स्पीड रन अपलोड किया था। स्पीड रनिंग एक गेम को कम से कम समय में पूरा करने की तकनीक है, और कैवरा के 3 घंटे 10 मिनट और 38 सेकंड के समय ने उसे स्पीड रन लीडर बोर्ड पर 3rd पोजीशन दी। कैवरा ने दावा किया कि वो पहली बार स्पीड रनिंग करते हुए गेम खेल रहा था। तो क्या ये उसकी शुरुआती किस्मत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गेम में एक ड्यूल के बाद प्लेयर जो भी कार्ड जीतता है उसके साथ एक कार्ड आईडी जुड़ी होती है। आपके कार्ड जितने बेहतर होंगे, आपके जीतने में और गेम में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। लेकिन कैवरा के फुटेज में कार्ड आईडी और जो कार्ड उसे मिल रहे थे वो मैच नहीं हो रहे थे। उदाहरण के लिए, एक ड्यूल के बाद उसे 129 की कार्ड आईडी वाला कार्ड 20 स्विंग्स मिला, लेकिन 129 तो कार्ड नेमोरिको से संबंधित है। ये ड्रैगन ट्रेजर कार्ड पर ज्यादा नोटिसेबल था, जिसमें आईडी पर ही कई नंबर चिपकाए गए थे। कैवरा ने पूरी तरह से गलत लोगों को धोखा देने की कोशिश करने का फैसला किया, ये साबित करने के लिए कि कैवरा ने अपनी स्पीड रन को नकली बनाया था। उन्होंने हर एक लड़ाई में किए गए समय और फैसलों के हिसाब से उसे मिलने वाले कार्ड्स की एक स्प्रेडशीट बनाई। इन एक्शंस के जरिए गेम रैंडम कार्ड ड्रॉ देता है, इसलिए ये पता लगाना आसान था कि इस जानकारी के आधार पर उसे कौन से कार्ड मिलने चाहिए थे। लेकिन अपने पहले ड्यूल के बाद कैवरा के जीते हुए कार्ड्स इस चार्ट से मैच नहीं कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि गेम मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पूरे रन को नकली बना दिया गया था। रन को रिजेक्ट कर दिया गया था और कैवरा को इंटरनेट पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन कैवरा यही नहीं रुका। इस बेवकूफ ने लीडर बोर्ड पर एक और स्पीड रन अपलोड करने का फैसला किया, लेकिन ये पिछले वाले की तुलना में पूरे 5 मिनट ज्यादा तेज था और सारे कार्ड आईडी मैच कर रहे थे। इससे उसे 2nd पोजीशन पर आना चाहिए था, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि वो किस कैलिबर के लोगों से उलझ रहा था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हर एक रन के बाद उसे कौन से कार्ड मिलने चाहिए थे और उनमें से कोई भी मैच नहीं हो पा रहा था। और फिर उसने गलती से अपने दर्शकों को अपनी गेम फाइल्स दिखाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके इस भयानक बेवकूफी भरे कदम से पता चलता है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 चीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन गेम शार्क और कोड ब्रेकर अपनी पहली रन से कुछ ही दिन पहले डाउनलोड किया थे। तब से उसने अपना चैनल हटा दिया और वो अभी भी कुछ छोटे चैनलों पर पोस्ट करता है और उसने अब स्पीड रनिंग कम्युनिटी को धोखा देने की कोशिश करना बंद कर दिया है। यार, ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही बेवकूफ बना रहा था।
हैकिंग फ्रेडवर्ड। दोस्तों, वॉरजोन जैसे ऑनलाइन गेम में धोखा देने से भी बदतर चीज स्ट्रीमिंग के दौरान खुलेआम धोखा देना है, जैसा कि हैकिंग फ्रेडवर्ड अक्सर करता है। ये लड़का फेसबुक पर वॉरजोन स्ट्रीम करते समय इंजन ओनिंग जैसे चीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का गर्व से दावा करता है। ये उसे दूसरे प्लेयर्स के गेम को खराब करते हुए एम्बोट और वॉल हैक्स का इस्तेमाल करने में मदद करता है। लेकिन जब जनवरी में वॉरजोन ने अपनी एंटी चीट सॉफ्टवेयर को अपडेट किया तो फ्रेडवर्ड को अपने भयानक हैक्स के पीछे से बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और तब दुनिया ने देखा कि वो सच में कितना बुरा प्लेयर था। It might just be the gun. Look, there's no way, bro. How does it take that many bullets to kill somebody? दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। रिकोशेट एंटी चीट अपडेट में डैमेज शील्ड नाम का एक प्रिकॉशन शामिल था। ये बेहद हाई एक्यूरेसी वाले प्लेयर्स को हाईलाइट करता है, जैसे कि वो जो ऑटोमेटिक हेडशॉट पाने के लिए एम्बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। चीटर की ज्यादातर गोलियां सर्वर द्वारा रजिस्टर नहीं की जाती या वो कम नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अपने टारगेट से बाउंस हो जाती है। इसका मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा शॉट स्कोर करने के लिए चीटर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्रेडवर्ड इससे खुश नहीं था। Look at that, bro. How? लेकिन इतना काफी नहीं था। फ्रेडवर्ड का एम्बोट पूरी तरह से खत्म हो गया था और वो किसी भी चीज को निशाना नहीं बना पाया, जिससे वो एक बेवकूफ की तरह बैठा रह गया। The aimbot just fucking broke again, man. इसके बजाय शायद उसे ये सीखना चाहिए कि असल में गेम को कैसे खेला जाना चाहिए। खैर, उसे हार मानने में देर नहीं लगी और गेम को छोड़कर उसने चीट सॉफ्टवेयर कंपनी से शिकायत की। यार जरा रुकिए, वॉरजोन को तो सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के प्लेयर्स के लिए सूटेबल माना जाता है ना? हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे जाकर इस बच्चे की शिकायत करनी होगी भाई। रश 360। दोस्तों, जैसे जैसे स्ट्रीमिंग ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है, कामयाबी पाना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि कुछ स्ट्रीम व्यूअर्स को धोखा देने के लिए सीक्रेट चीट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो सच में बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन स्ट्रीमर रश 360 ने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। वॉरजोन को बर्बाद करने वाले धोखेबाजों की गिनती से परेशान होकर उसने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसका नाम लिटरली इफ यू कांट बीट 'em जॉइन 'em था, और उसने सारे हैक्स सभी को दिखाए। एम लॉक ने उसे टारगेट हिट करने में मदद की थी और वॉल हैक्स ने उसे दीवारों में उसके दुश्मनों को दिखाया। उसे कोई शर्म नहीं थी। यूट्यूबर और वॉरजोन प्लेयर बैड बॉय बीमैन ने इस भयानक बिहेवियर की बहुत बुराई की और इसके तुरंत बाद रश 360 ने इस वीडियो को हटा दिया। पर वो यही नहीं रुका। रश 360, जो अभी भी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बेताब है, उसने टिकटॉक का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि इंजन ओनिंग जैसे चीट सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, और उसने दावा किया कि वो सिर्फ सिखाने के मकसद से थे। TikTok, this is for educational purposes only, okay? So don't take this off. I'm trying to show something. What's the difference between silent aim and not silent aim? So if I go to here and I click, obviously I got silent aim on. I'm going to show you the difference between silent aim and regular aimbot. उसने कहा कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इस बात को जान सकें कि अलग अलग हैक कैसे दिखाई देते हैं। समस्या ये थी कि वो लाइव गेम में ऐसा कर रहा था और शायद सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरों के स्कोर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। भले ही इसे सही इरादों के साथ बनाया हो, फिर भी ये एक धोखा था और एक्टिविजन ने उसे लाइव स्ट्रीम के दौरान ही बैन कर दिया था। I just got banned too. वेल, इससे उसे डेफिनेटली वो व्यूज मिले जो वो चाहता था, लेकिन एक्टिविजन सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। I've been cheating for a little bit. It's been fun. I've been posting TikToks and all that stuff, but every one of my accounts are banned. Every single one, without even me playing it. एक हार्डवेयर बैन है, जिसका मतलब है कि अगर वो फिर से कभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहेगा तो रश 360 को एक नए पीसी की जरूरत पड़ेगी। यार, उम्मीद है ये सब फायदेमंद रहा होगा। फेस क्ले। यार, मैं जब भी चीटर्स या मकारों पर कोई वीडियो बनाता हूँ तो प्रो ई स्पोर्ट्स टीम फेस गैंग का एक प्लेयर उसमें होता ही होता है। हालांकि उसका गिरोह जाना माना है, लेकिन फेस क्ले का अपना ही एक क्लास है। वो जून 2021 में इस गैंग में शामिल हुई और अपने शानदार कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन टैलेंट के कारण वो ऑनलाइन एक मजबूत खिलाड़ी है। लेकिन साइन अप करने के कुछ ही दिनों बाद उसे अपने गेम प्ले के एक टिकटॉक वीडियो के लिए लताड़ दिया गया। I don't know, maybe because I was top, like Yeah, they didn't like he's hit me, literally- like I didn't die instantly. No, he's like looking at me behind walls right now. क्या आपने वो देखा? वेल, मिस्टाशिनो नाम के एक यूट्यूबर ने बताया कि बैकग्राउंड में दीवार में एक रेड बॉक्स दिखाई दिया। अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 और 2 को देखा है तो आपको पता होगा कि रेड बॉक्स आमतौर पर ये बताते हैं कि प्लेयर वॉल हैक का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक चीट है जो उन्हें दीवारों के पीछे मौजूद दुश्मनों का पता लगाने में मदद करता है। टिकटॉक कम्युनिटी जल्दी ही क्ले के खिलाफ हो गई, जिसने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उसे टिकटॉक से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें लगा कि वो पकड़ी गई, लेकिन ऐसा नहीं था।
I can see the red box. It disappears, but look at that. I can still see the red box. बात की एक स्ट्रीम में क्ले ने खुशी खुशी समझाया कि वो स्पॉटर पर्क का इस्तेमाल करके अपने साथियों के लिए दुश्मन के लोड आउट बॉक्स को मार कर रही थी। स्पॉटर द्वारा मार किए जाने पर बॉक्स की आउटलाइन रेड से ऑरेंज कलर में बदल जाती है, जो बाकी टीम को इशारा देती है कि इसे मार्क किया गया और दीवारों के जरिए दूसरे स्पॉटर को देखा जा सकता है। Can you see? I can see it. The reason it turns orange is because you marked it. I know. Yeah, I marked it for my team. Gotta clarify for the. Gotta clarify it for TikTok. उसने चालाकी से इन ट्रोल्स को सबक सिखाया और साबित किया कि वो टॉप रैंकिंग प्लेयर क्यों है। वो अपने काम को बखूबी जानती है। ऐसा लगता है कि फेस गैंग को अभी भी कुछ उम्मीद हो सकती है। ऊपर से मजेदार बात यह है कि मिस्टर चिनो जैसे आरोप लगाने वालों को खेल के नियमों की खुद की कम समझ के कारण माफी का वीडियो बनाना पड़ता है। वेल, इससे ये पता चलता है कि जब आप एक टॉप रैंकिंग प्लेयर को अपना निशाना बनाते हैं तो बेहतर है कि आप इसे मिस ना करें। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा चीट सबसे वाहियात लगा और आपको क्या लगता है कि कौन बेकसूर हो सकता है, और क्या कोई ऐसा गेमर भी है जिसे सीरीज में शामिल किया जा सकता है जिसके बारे में मैंने पहले ना बताया हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया।